हेलो स्टूडेंट्स, अब ये कुछ मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा डीसी के लिए या एसी के लिए या दोनों के लिए नहीं। तो इसका जवाब है कि अब अपन देखें कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2πfc। तो अब ये चाहता है कि इन्फाइनाइट बिहेव करे, तो डीसी के लिए करेगा क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं हो। तो डीसी के लिए कैपेसिटर बिहेव एज ए इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस। अब पूछा गया है कि पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई। इसका मतलब होता है कि वो आरएमएस वैल्यू दे रखी होती है रूट मीन स्क्वायर। तो पीक वैल्यू क्या होगी? तो देयर इज ए रिलेशन आरएमएस एंड पीक। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू या वी आर एम एस, क्योंकि वोल्टेज की पीक वैल्यू पूछ रहा है। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट, पीक वैल्यू बाई √2। अब इसने ये दे रखी है और ये पूछी है, तो √2 टाइम्स हो जाएगी पीक वैल्यू। वी नॉट बराबर √2 × 220। तो अपने को जो दे रखी होती है कि इतने वोल्ट की सप्लाई मिल रही है घरों में 220 वोल्ट, तो वो एक्चुअल में आर एम एस वैल्यू है। तो उससे पीक वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। और शर्त ये है कि जो सप्लाई है वो मतलब साइन फंक्शन को फॉलो कर रही हो। तो वो साइन फंक्शन को ही फॉलो करती है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो साइन फंक्शन को ही फॉलो कर रही है। तो साइन फंक्शन के केस में ही आरएमएस वैल्यू का ये आरएमएस का फार्मूला ये है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, एक ही बात है। अब आता है नेक्स्ट कि जो AC सोर्स इज रेटेड इतने, द एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड्स है। तो अब ये ऐसे पूछा गया है कि 220 वोल्ट 60 हर्ट्स, 220 वोल्ट 60 हर्ट्स सप्लाई है, 60 हर्ट्स सप्लाई है। द एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड में ये पूछा गया है कि एवरेज वोल्टेज क्या रहेगी। तो एक्चुअल में आप ये देखिए कि इसमें जो है 50 हर्ट्स है, 50 हर्ट्स एवरेज। तो अब आप देखो कि इसमें 50 हर्ट्स है, तो टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो गया 1/50, 1/50 हो गया 1/50 कितना आएगा? 10 की पावर -2 × 100/2, तो कितना हो गया? 100/50, तो ये क्या हो गया? 0.02 सेकेंड्स, 0.02 सेकेंड टाइम पीरियड है। अब इसने 0.01 सेकेंड्स की एवरेज वैल्यू पूछी। अब इसमें ये रहेगा, अगर ये 0.02 सेकेंड्स का एवरेज पूछता और ये साइनसॉइडल करंट है, अगर पूरे टाइम पीरियड का एवरेज पूछता तो 0 होता, जितना पॉजिटिव करंट उतना ही नेगेटिव। अगर वोल्टेज पूछता तो वो भी 0 ही होता। तो अब ये कह रहा है कि जो एवरेज वैल्यू है वो 220 होगी या मे बी 0, 4 ऑप्शन दे रखे, मे बी 0, मस्ट बी 0। तो अब क्योंकि ये हिसाब पूछा गया है 0.01 सेकेंड, तो 0.01 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है, तो 0 होना तो जरूरी नहीं है। अगर 0.01 सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता तो 0 हो जाता। तो मे बी 0 जवाब हो सकता, 0 हो सकती थी अगर वो यहाँ से यहाँ स्टार्ट। मस्ट बी 0 पॉसिबल नहीं। अब इसने कहा कि एवरेज वैल्यू, अब इसने कह दिया कि इतनी ही होगी 220 डिवाइडेड बाई √2। अरे ये तो आरएमएस में होती है, जब पूरा साइकिल होती है तब होती है। तो ये जो है, फिर इसने कहा इज नेवर 0। तो एक केस तो आ गया ना कि इसमें 0 हो सकती है अगर 0.01 सेकेंड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0.01 सेकेंड ना होकर के 0.02 सेकेंड होता तो इसका जवाब क्या होता? इसका जवाब मस्ट बी 0 होता। क्यों? 0.02 सेकेंड तो पूरा टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड यहाँ से स्टार्ट और यहाँ हुआ तो 0 हो गया। अगर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ खत्म होगा तो भी 0 हो गया। किसी ने कहा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा, तो
तो ये पॉजिटिव इतना और इतना ये पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, तो सब कट जाएंगे। तो अपन निकालते कैसे हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? कि करंट आई डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से जहाँ तक का टाइम दे रखा है, टाइम डिवाइड बाई उसी टाइम से वो कर दो। किसी ने पूछा कि एवरेज रेट ऑफ सब्जी बताओ, तो आप कैसे करोगे? आपने मानो 4 सब्जी खरीदी, एक का रेट R1 है, वो M1 मास खरीदा, फिर R2 रेट है, M2 मास खरीदा, फिर R3 रेट है, M3 खरीदा, फिर R4 रेट है, M4 खरीदा, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ सब्जी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपको एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए, और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वहाँ भी तो आप कर रहे थे रेट इनटू मास है। तो अब क्योंकि वहाँ पर कोई हर मास के लिए लगातार रेट नहीं बदल रही थी, लेकिन हर टाइम के लिए मतलब करंट की वैल्यू बदल रही है, तो इसलिए यहाँ क्या लिया जाएगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन ओवर जीरो से टी और डिवाइड बाई टी। अगर वहाँ भी एवरेज रेट ऑफ सब्जी निकाले हैं अपन, और रेट जो है मास का फंक्शन दे दिया जाए, तब तो हमें ये करना पड़ेगा ना, आर डी एम इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से एम डिवाइड बाई एम, ये करना पड़ेगा। और रेट को लिख देंगे एज ए फंक्शन ऑफ टोटल मास, ना टोटल मास होगा, टोटल मास, तो वो जो एम तक जो इंटीग्रेट करा टोटल मास। कब? व्हेन रेट इज द फंक्शन ऑफ मास। अब यहाँ तो इतने मास की ये रेट है, 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 तो फिर तो ये साधारण सवाल होते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करा डिवाइड बाई टोटल मास इज द एवरेज रेट ऑफ सब्जी। तो सब कंसेप्ट तो एक ही होते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एज ए फंक्शन रेट एज ए फंक्शन ऑफ मास दे दे, तो यहाँ पर रेट एज ए फंक्शन ऑफ मास पुट हो जाती है। मानो होता 10 एम स्क्वायर होती रेट, यहाँ 10 एम स्क्वायर पुट हो जाती। फिर कोई पूछता कि अपन ने 10 के जी सब्जी खरीदी, तो 10 एम स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू 10 डिवाइड बाई 10 होता है। भाई 20 के जी खरीदी, 20 के जी का एवरेज रेट क्या आएगा, 10 एम स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से 20 डिवाइड बाई 20, क्योंकि मास के बढ़ने से खट से रेट बढ़ती चली जाएगी, तो ये भयंकर रेट आती एवरेज। क्योंकि ये क्या होता है 10 एम क्यू बाई 3 और जीरो से 20 पुट करते, 20 पुट करते, फिर जीरो पुट करते, वो जीरो हो जाता है, और डिवाइड बाई 20 करते, भयंकर रेट आती। और 20 के जी के आसपास के टुकड़े भी आप किस रेट किस भाव मिल रहे थे, आप देखो 20 का स्क्वायर इंटू 10 तो 400 इंटू 10, 4,000 रुपये पर के जी रेट चल रही है जब आप खरीद रहे हो 20 के जी के आसपास के पीसेस, क्योंकि वो रेट का फंक्शन है मास का, मास के भी स्क्वायर का, और वो भी 10 एम स्क्वायर का। तो फिर ये ऐसे ही होते हैं, यहाँ पर इस तरह से होते हैं। अब अगर बेसिक बातें क्लियर हैं तो फिजिक्स समझ में आ जाती है, और बच्चे की बेसिक बातें क्लियर नहीं होते, वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस में अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो अंग्रेजी हिंदी सब पकड़ लेते हैं, और जो जिनको कुछ और जो गहले बावले कुछ नहीं पकड़ पाते, वो माँ बाप को कहते रहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन क्या खाक सिलेक्शन हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिली सेकेंड व्हेन कनेक्टेड टू द फ्रीक्वेंसी। अब मैग्नेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो हाफ जो है हाफ एल आई स्क्वायर है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब आई जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वही दे रखा है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी को होने में कितना टाइम लग गया, ये इसने बता दिया 5 मिली सेकेंड्स। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, 5 मिली सेकेंड लगे, 5 मिली सेकेंड। तो जो एनर्जी है वो आई स्क्वायर का ग्राफ तो ये होगा, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी तो ये होगी और मिनिमम जीरो होगी, क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर नेगेटिव तो होती नहीं मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो तो टाइम पीरियड का चौथा ही है, क्योंकि ये जो है करंट का स्क्वायर का ग्राफ तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है पूरा टाइम पीरियड टी, और ये होता है t/2 और ये होता है t/4। इसका मतलब t/4 है 5 मिली सेकेंड, तो t का मान है 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड का मतलब है 20 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो 1 टाइम पीरियड 20 इंटू 10 की पावर -3, तो ये ऊपर हो गए 1000 हम 20 से डिवाइड कर दिया गया, तो 50 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज है। तो आप मतलब क्या दे रखा है ये आपको, पहले ये विचार करना चाहिए, ये नहीं कि फिजिक्स से सवाल यही करना चालू कर दिए। तो क्या दे रखा था
कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम से मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर जीरो से तो नीचे होता नहीं है, और मैक्सिमम एनर्जी जब आएगी ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम से जीरो होने में टाइम पीरियड का चौथाई लगेगा, क्योंकि स्क्वायर का ये ग्राफ होगा करंट की स्क्वायर। तो 5 मिली सेकेंड इज नथिंग बट दी टाइम पीरियड का 1/4 है। तो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड है, और टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, तो मिली सेकेंड के सेकंड बना के 1/20 × 10⁻³ तो 50 हर्ट्स आ गई, 50 हर्ट्स है। अब आप देखो कि अपने को ये दे रखा है कि अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस, द आरएमएस करंट इज गिवन बाय दिस। तो अपन आरएमएस करंट अपन कैसे निकालेंगे? अपने को करंट जो दे रखा है वो दे रखा है I1 sin ωt प्लस I2 cos ωt। अब इसका जो है आरएमएस करंट कैसे निकालें और पीक करंट कैसे निकालें? तो प्रश्न ये उठता है कि आप इसको ये बनाना सीख लो ना, ये साइन ओमेगा टी, तो इसका एक तरीका होता है, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ जाते होंगे, बायोलॉजी वालों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये साइन और कॉस हों तो इनके जो कोफिशिएंट हों उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट लो, भाग दो और उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर है, I1 में किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने हाथ में थोड़ी हम किसी का भी डिवाइड कर देंगे, जिस चीज़ से डिवाइड करा है उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, प्लस I2 डिवाइड बाई रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर है कॉस ओमेगा टी। ये हो गया। इसको मान लीजिए एक वो फेजर डायग्राम बना करके कि ये I1 यहाँ पर है, I1 यहाँ पर है, बेस है, और रूट ये हाइपोटेनस है, तो ये I2 है, हो गया ना थीटा, तो ये हो गया ना I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट थीटा। तो अगर ये कॉस थीटा है तो उसी समय ये साइन थीटा है I2 बटे दिस, तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आप देखोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, तो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो पीक वैल्यू होती है और करंट साइन कर्व को फॉलो करता है, तो उनकी आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू का बाई रूट 2, तो पीक वैल्यू हो गई है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई रूट 2 इज द आंसर। अब इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करेंगे, कोई कहेगा I1 प्लस I2 बाई रूट 2 है, कोई कुछ कह देगा, तो ये कर नहीं पाएंगे इसको ढंग से हैं। तो वैसे क्या आंसर आया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू में रूट 2 से डिवाइड कर दिया, रूट 2 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि आरएमएस जो वैल्यू जो है साइन और कोसाइन फंक्शन में जो आरएमएस वैल्यू होती हैं वो पीक वैल्यू डिवाइड बाई रूट 2 होती हैं फॉर 1 साइकिल है। तो कुछ नहीं कहता, तो वो साइकिल तो कंप्लीट ही लेता है वन टाइम में। ये आरएमएस वैल्यू का निकालने का मेथड। एक अब किसी ने कहा कि कोई रेजिस्टेंस है, उसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है 2.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2.4 एम्पियर। अब 2.8 दे रखा है, तो चलो 2.8 कांस्टेंट करंट, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है? अजी भैया कांस्टेंट करंट की आरएमएस वैल्यू तो खुद वही है, क्योंकि इसी करंट का स्क्वायर करेंगे, 2 पॉइंट का होल स्क्वायर इंटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t डिवाइड बाई t रूट करंट का स्क्वायर करे, स्क्वायर में dt का गुणा करा और फिर उसी टाइम का आपने भाग दे दिया, तो स्क्वायरों का मीन हो गया। जैसे अभी हमारे सब्जी का एवरेज रेट कैसे निकाल रहे थे, अगर रेट मास का फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट करा डिवाइड बाई टोटल मास, और फिर अगर अपन रेट के स्क्वायर का मीन निकालें तो रेट के स्क्वायर इंटू DM डिवाइड बाई टोटल मास, तो रेट के स्क्वायर का मीन हो जाएगा, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मीन हो जाएगा ये, मतलब इसको ऐड करके 2.8 का होल स्क्वायर dt अपॉन t, इसको ऐड करके अब आपने क्या देखा कि यहाँ साइन है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा कि ये तो यहाँ से लेके यहाँ बाहर आ जाएगा 2.8, अरे इसका स्क्वायर है तो फिर यहाँ 2.8 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर बाहर निकाला तो 2.8 आ गया, और 0 से t dt इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो 0 से t खुद t से t कट गया, तो 1 आ गया, तो 2.8 एम्पियर ही हो गया। और इसकी वैल्यू और कोई क्यों आएगी, एवरेज वैल्यू पूछेगा तो भी ये आएगी, क्यों करंट कांस्टेंट है ना। हर सब्जी का रेट मानो 40 रुपीज़ पर केजी, तो मैंने 5 सब्जी खरीदी,
कोई 2 केजी खरीदी, कोई 3 केजी, कोई 1 केजी, कोई आधा केजी, आधा केजी खरीदी, तो फिर हर सब्जी का एक ही रेट है, तो एवरेज रेट तो 40 ही आएगी ना, है।